गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? जरा कमेंट करके बताएं। खोल लो मेरा, इसमें लाइव दिख नहीं रहा है कुछ। कमेंट वमेंट दिखाओ। मेरा लाओ, इसमें कमेंट देखे। एक मिनट जरा रुकते हैं। अरे जल्दी लाओ भाई। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को सुप्रभात। मुझे याद है लास्ट टाइम में हम लोगों ने जब बात की थी तो क्वालिटी में जब सागर क्लासेस की ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी तो हम लोगों ने जो बात की थी वो राष्ट्रपति चुनाव पे बात की थी, ठीक है। और वो जो महीना था वो लास्ट मार्च में चल रहा था, शायद 5 या 6 मार्च की बात थी। और उस समय कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था 6 मार्च को सागर क्लासेस में होली के उपलक्ष्य में अवकाश घोषित किया गया था। तो कुछ लोगों ने कहा कि सर छुट्टियां कम है, और पर्सनली मुझसे आकर कहा था कि सर 1-2 दिन की छुट्टी और बढ़वा दीजिए। प्रशांत ने कहा था कि सर आपका टॉपिक भी नहीं हो पाया है राष्ट्रपति चुनाव, जो कि आपने इलेक्शन करवाया था कि कैसे एमपी का वोट निकलता है, कैसे एमएलए का निकलता है, उस पर बात करनी थी हम लोगों को। तो हुआ ये कि सीधे फिर उसके बाद में लगभग में हम लोग 6 महीने के बाद मिल रहे हैं आज। और 6 महीने के बाद मिलने का उद्देश्य एक ही है, सागर क्लासेस की तरफ से आप सभी को आगामी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, जेल वार्डन हुआ, और जो कि सब इंस्पेक्टर वगैरह की वैकेंसी आने को है, उनको देखते हुए ये ऑनलाइन क्लासेस का जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया, उसके तहत अभी हाल ही में आपने देखा होगा आपके 14वें कैग की नियुक्ति हुई है। और 14वें कैग की नियुक्ति से भी अच्छा जो बात है वो बात यह है कि अभी दोनों पद नियुक्त किए गए हैं, जिसपे मैंने आपने थंबनेल देखा होगा, आपने थंबनेल देखा होगा। और थंबनेल में मैं हमेशा बोलता हूं कि सीएजी और एक नया पद जो बना है सीजीए, दोनों में अंतर क्या है। और ये रेलवे वाले ध्यान देंगे, ये दोनों पद इस बार नए बनाए गए हैं दोबारा से, ठीक है। इस पे नियुक्त होने वाले जो पदाधिकारी हैं दोनों नए हैं, ठीक है। इनका क्रमांक 24 है और इनका क्रमांक 14 है। इस पे भी बात करेंगे। तो कैग क्या है इस पे बात करनी है हम लोगों को। और कैग आप लोगों ने खूब पढ़ रखा है, कुछ विद्वान पंडितों ने आपको खूब पढ़ा भी रखा है। अब आर्टिकल पढ़ लेते हैं 148, 149, 150, 151। 4 आर्टिकल पढ़ लिए, कैग एंड हो गया। और जब क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है जो किसी राज्य के राज्यपाल बनाए गए। अब क्या हुआ, वहां से हम लोग हो गए धराशायी। हम एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के आ गए, और आप जानते हो एक एक क्वेश्चन की वैल्यू क्या है आजकल। 0.25 से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। सारी विस्तृत चर्चा करेंगे। कैग ऐसा नहीं कि एक ही दिन में कैग का पद बन गया और आप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पढ़ने लगे। क्या रहा इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इस पर भी बात करेंगे। क्या कैग एकदम से पद बनाया गया या कुछ पहले भी था, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और कैग को शुरू करने से पहले जो आप लोग पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी में लोकतंत्र जो होता है उसके कुछ प्रमुख स्तंभ होते हैं, और जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं उन पे हम लोग पहले बात करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट जिनको जरूरी है वो जरूर आराम से देखें।
लोकतंत्र के चार प्रमुख जो स्तंभ हैं उनमें न्यायपालिका, चुनाव आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको हम लोग शॉर्ट में कैग सीएजी बोलते हैं, और चौथा है यूपीएससी जो अधिकतर लोगों का ड्रीम है। और कल जैसे ही मेरा थंबनेल गया तो तुरंत ही मैसेज आने लगे कि सर क्या यूपीएससी लेवल होगा। तो क्लास का जो मेरा पढ़ाने का तरीका होता है वो आपको यही बेसिक टू और बाद में लेके चलते हैं आपको फैक्ट्स पे कि 13वें कौन थे 14वें कौन थे उस पर भी बात होगी। तो कॉन्सेप्ट देखिए, न्यायपालिका किसी भी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसको सुचारू और सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए वहां की न्यायपालिका का स्वतंत्र और सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, न्यायपालिका में आने वाले व्यक्ति योग्य नहीं है, तो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है। इसलिए न्यायपालिका का स्वतंत्र और सुदृढ़ होना जरूरी है। दूसरा, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का भी कहीं न कहीं पे हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारा लोकतंत्र है, उसमें बहुत बड़ा रोल है। चुनाव आयोग संसद के और विधानसभा राज्यसभा सभी के जो चुनाव कराता है चुनाव आयोग, उनमें क्या होता है कि अगर योग्य व्यक्ति चुनकर नहीं जाएंगे, अगर ये चुनाव आयोग योग्य व्यक्तियों को चुनकर नहीं भेजेगा तो फिर जो कि हमारा पैसा है उसको कैसे कहां क्या खर्च करना है कैसे निर्धारित होगा। तो चुनाव आयोग का भी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में कैग जो कि हमारा आज का टॉपिक ही है, इस पर विस्तार चर्चा होने वाली है। कैग जो है, देखिए आप जानते हैं पैसा जितना भी है वो सरकार का नहीं है, पैसा सारा हमारा है, हम लोगों का है, हमारा है, आपका, सभी का है। और सरकार उसमें क्या है, सिर्फ ट्रस्टीशिप के रूप में कार्य करती है। ये जो योग्य लोग गए हैं, इन्होंने जो संचित निधि से पैसा निकाला है उसको कहां खर्च किया, कैसे खर्च किया, उसका एक विस्तृत जो लेखा जोखा है, हिसाब किताब है, वो कौन रखेगा, कैग। तो इसका भी योग्य होना जरूरी है। और तीनों बातें, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, सीएजी, तीनों को योग्य व्यक्ति चाहिए। और योग्य व्यक्तियों की भर्ती के लिए क्या है, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, यहां से योग्य व्यक्तियों को ही सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये है लोकतंत्र के चार स्तंभ जिन पे हम लोगों को बात करनी है, जिन पे हम लोगों ने बात की। और इनमें से हमारा आज का टॉपिक है कैग। और चर्चा में भी इसलिए है, अभी सितंबर में 2 रिपोर्ट आई है कैग की, और आप लोग खूब जानते होंगे एक फेमस मामला राफेल डील। राहुल गांधी आजकल बहुत ज्यादा स्पीच देते हैं आकर के कि राफेल मामले पे क्या सरकार क्यों नहीं बोल रही है, उस पर बात करेंगे। और दूसरा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक योजना है जो 2 अक्टूबर 2014 से शुरू हुई थी, 19 में उन्होंने 5 साल पूरे किए अपने, और जो लक्ष्य रखा गया था स्वच्छ भारत मिशन का, उसके तहत एक रिपोर्ट आई जो सरकारी विद्यालय है उनमें शौचालय निर्माण को लेके क्या अनियमितता हुई, क्या है, उन पे भी बात करेंगे। तो करंट भी आपका होगा यहाँ पे और पॉलिटी तो है। और मैं हमेशा बोलता हूं पॉलिटी एक डायनामिक सब्जेक्ट है, जब तक आप इसको करंट से नहीं जोड़ेंगे तो मेरे हिसाब से पॉलिटी जैसा सब्जेक्ट आपको कॉन्सेप्ट बनाने में भी दिक्कत करेगा और समझने में तो दिक्कत करेगा। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए कैग और बात करते हैं। आर्टिकल 148 कहता है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। ठीक है, अब यहां पे 2 वर्ड है, क्या दोनों का मतलब एक ही है? मैं आप लोग कमेंट देख रहा हूं। शिवम राजवंशी बताएं, क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोनों का कार्य एक ही है? क्यों ये 2 वर्ड यहां पे लिखे, एक का नाम नियंत्रक है, एक का नाम महालेखा परीक्षक है? सतेंद्र वर्मा गुड मॉर्निंग। देखिए, जो संचित निधि है उससे जो सरकार ने पैसा निकाला है
मान के चलो 10,000 रुपए निकाले थे और 10,000 रुपए को सरकार ने विभिन्न मदों में खर्च किए, ठीक है। तो उसकी जो एक लिस्ट बनाई जाएगी, उसका काम कौन कर रहा है? यहाँ पे नियंत्रक, इस पे विस्तृत बात होगी। और महालेखा परीक्षक जो होता है, ये सरकार ने जिस मद के लिए पैसा लिया था, क्या वहां पे खर्च किया या नहीं खर्च किया, उसकी बात करता है, ठीक है। अब जरा पीछे आते हैं, क्योंकि ये तो आप लोगों ने पढ़ रखा है बहुत जल्दी। अगर इसी को पढ़ाना था तो फिर मेरे लाइफ आए फायदा क्या था, ठीक है। पीछे चलते हैं, कैग के इतिहास पे बात करते हैं। क्या है कैग के पद का इतिहास, ठीक है। देखिए, अगर बात करते हैं मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन भारत में दो पद हुआ करते थे। एक का नाम था मुसारिफ और एक का नाम था मुस्तौफी। मुसारिफ का कार्य था जो आय व्यय का लेखा जोखा रखना, और मुस्तौफी का कार्य था वही जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। इन्होंने लेखा जोखा रखा और इन्होंने देखा क्या वाकई में जो राजस्व लिया गया था उस समय, जो मध्यकालीन भारत में जो राजाओं ने या किसी मंत्री ने अमात्य ने लिया है, उसको क्या उसने वैसी जगह खर्च किया है? सेना भर्ती के लिए अगर उन्होंने सैनिकों को भर्ती किया तो क्या उस पर सही ढंग से खर्च किया है? इसलिए ये दो पद बने थे मुस्तौफी, ठीक है। ज्यादा विस्तृत और भी जाएंगे, लेकिन वो कभी ऑफलाइन में, ठीक है। आते हैं आधुनिक काल में और बात आती है 1858 की। बताए जरा 1858 में क्या हुआ था, प्रशांत बताए। प्रशांत बताए 1858 हमारे भारतीय इतिहास में क्यों विख्यात है? मोहम्मद दिलशाद, गुड मॉर्निंग। 1858 की डेट के बारे में कोई लोग बताए भाई। देखिए, 1858 में दो कार्य हुए। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने भारत के यहाँ का प्रशासनिक नियंत्रण लेके सीधे ब्रिटिश क्राउन को दे दिया। और उसी समय पहली बार भारत में, आधुनिक भारत की बात करते हैं तो महालेखाकार नामक एक पद आया, और ये महालेखाकार एक पद सृजित किया गया 1858 में। 1858 में महालेखाकार का पद बनाया गया और 1860 में पहली बार एडिटर जनरल के रूप में 1860 में पहली बार एडवर्ड ड्रमंड ये भारत के महालेखाकार बनते हैं। 1858 में महालेखाकार का पद आया, 1860 में एडवर्ड ड्रमंड भारत के पहले महालेखाकार बनते हैं। ये बात 1858 की हुई। समय समय पे इस पद को चेंज किया जाता रहा है, जैसा कि आपने ही देखा है कि कैग को सीजीए भी, कैग और सीजीए को अलग कर दिया गया है, इसको बदलते रहे। और आते 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 इस पद को हम लोगों ने जो 1950 से है, वो वर्तमान में जो नाम है वो जो आपको आज लिखा गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में। और जब 1950 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का ये जो वर्तमान का पद है, इस पद पे नियुक्त होने वाले पहले कैग का नाम बताएं जरा आप लोग। भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? कमेंट में आप लोग नाम बताएं। भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नाम बताएं। मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को। बताएं भाई।
भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नाम बताएं। एच.जी. कानिया कोई बता रहा है? देखिए मोहित पाल जी, एच.जी. कानिया जो है वो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इस पे हम लोग कभी बात करेंगे न्यायपालिका पे, तो बताएंगे कि यही क्यों बने थे। सभी को गुड मॉर्निंग। त्रिवेली नार्वे कोई बता रहा है? ये त्रिवेली नार्वे संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। मेरा मतलब है भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चलिए देखिए बताते हैं आपको। श्री नरहर राव, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। आपको पॉइंट टाइप के लिखवा भी देंगे जिसको नोट्स बनाना हो, और अगर पीडीएफ की जरूरत होगी वो भी मिल जाएगी आपको। पिछले 8 महीने से हम लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, आप लोग बहुत ढंग से जानते हैं। देखिए 1848 से और 1854 तक भारत के पहले कैग जो रहे उनका नाम था नरहरि राव, ठीक है। ये नहीं आपको बोलना है जैसे आप सुकुमार सेन को याद कर लेते हैं, जैसे आप पहले दूसरे सबको याद करते हैं, वैसे ही पहले कैग नरहर राव को भी आप याद रखें। और आजकल ऐसे क्वेश्चन बनने लगे हैं कि पहले नरहर, पहले कैग कौन थे, पहले सूचना आयुक्त कौन थे, पहले सीबीसी कौन थे, तो इनको याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए अगली जो हेडिंग रहेगी वो ये, कौन बन सकता है कैग। कौन बन सकता है सीएजी। धीरेन्द्र यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताएं जरा सीएजी बनने के लिए योग्यताओं का उल्लेख किस आर्टिकल में है। प्रेजेंट टाइम में गिरीश चंद्र मुर्मू है, इन पे भी बात करेंगे, इन्हीं की तो रिपोर्ट है जिसपे हम लोग आज बात करने को आए हैं। बताएं भाई कौन बन सकता है कैग। देखिए कैग की योग्यता के बारे में संविधान मौन है। कैग की योग्यता क्या होगी ये संसद पे डाल रखा गया है, और जो संसद पे डाल रखा गया है उसके तहत जो संसद ने कैग की 1971 का अधिनियम है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सेवा शर्तें उसकी जो होगी उसका 1971 का एक्ट है, और इस एक्ट के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी यानी आईएएस भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनता है। ये जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है भारत का कैग बनता है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है इस पे बात करते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति जो नियुक्ति करता है वो व्यवहारिक रूप से जो हमारा प्राकृतिक सिद्धांत है, नेचुरल जस्टिस है, उसके खिलाफ है। अब आप लोग बताएं जरा सर 1848 या 1948? नहीं ये सॉरी, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे ये लिखा गलत है, 1948 से 1954। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, विकास पाल 1948 है। वो जो बोले हैं उसको ज्यादा गौर करिए और लिखे उसको थोड़ा देख लीजिए, ठीक है, हो सकता है। देखिए इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति जो नियुक्ति करता है उसको प्राकृतिक जो सिद्धांत है, जो हमारे प्राकृतिक नियम है, उनके खिलाफ माना जाता है। ऐसा क्यों है बताएं जरा। राष्ट्रपति द्वारा कैग की नियुक्ति की जाती है जो कि प्राकृतिक सिद्धांतों के खिलाफ है।
ठीक है। तो देखिए आपने पढ़ रखा है राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है और राष्ट्रपति नियुक्ति किसकी कर रहा है? कैग की। और अगर राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है, नियुक्ति कर रहा है कैग की, और कैग का कार्य क्या है? मंत्री परिषद या मंत्रियों द्वारा खर्च किए गए धन का लेखा जोखा रखना। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इस सागर क्लासेस की जो फेसबुक आईडी पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा, अगर मैं ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और मुझसे पूछा जाएगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, तो क्या बताऊंगा? ठीक है, अच्छे तो बताऊंगा। क्या सही है क्या गलत है इसका निर्धारण तो आप ही लोग करेंगे, इसलिए इसको व्यवहारिक रूप से गलत माना जाता है। यह नेचुरल जस्टिस से के खिलाफ है। ठीक है, अगली बात, राष्ट्रपति इसकी जो नियुक्ति करता है वो वारंट जारी करके करता है। वारंट एक ऐसा अधिपत्र होता है जिसपे राष्ट्रपति की सील लगी होती है और उस सील के तहत कैग की नियुक्ति की जाती है। तो आप लोग बताएंगे भारत में वो कौन से प्रमुख पद है जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति वारंट जारी करके करता है? मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा कर रहा हूं। बताएं जरा, राष्ट्रपति भारत में किन किन महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति वारंट जारी करके करता है? चलिए देखिए, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, राज्यों के राज्यपाल हो गए, कैग हो गया, इनकी नियुक्ति वारंट जारी करके करता है। और इवन एक क्वेश्चन पूछा गया था, जरा देखना 2016 के एक एग्जाम में क्वेश्चन आया, वो कौन से पद है जिनकी सॉरी दिया गया क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में ऐसा कौन सा पद है जिसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति अधिपत्र के द्वारा नहीं करता है? ठीक है, और आप समझते हैं आजकल हिंदी जो है वो क्लिष्ट होती जा रही है। ठीक है, तो अधिपत्र के द्वारा नहीं करते हैं, और ऑप्शन में यही था, और राज्यों के राज्यपाल, सीएजी, भारत का महान्यायवादी, और एक ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग बताएं जरा, ऐसा इनमें से कौन सा पद है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति वारंट जारी करके नहीं करता है? बताएं, मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा कर रहा हूं। भारत सरकार तथा राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किए सभी व्यय का लेखा जोखा करता है। बिल्कुल करता है सर जी, 100 क्रॉस हो गए। अरे ये सब आप लोगों की तो वजह से सब दिया जा रहा है आप लोगों को, और अगर आप ही लोग नहीं आएंगे तो आप समझते हैं। ठीक है जी, बताए इनमें से ऐसा कौन सा पद है जिसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति वारंट जारी करके नहीं करता है? ऑप्शन आपके पास है, राज्यों के राज्यपाल, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी, और इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन ये भी लगा है। नमस्ते नमस्ते प्रमोद यादव, नमस्ते सर, हमें यह नहीं पता किया ये वारंट क्यों जारी किया जाता है। देखिए, कुछ प्रमुख पदाधिकारी जो होते हैं उन पे राष्ट्रपति को जो अधिकार दिया गया है कि उन्हीं के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है, तो उनके लिए बाकायदा एक गजेटियर के तहत एक वारंट जारी किया जाता है, और उस वारंट के तहत ही इन लोगों की नियुक्ति की जाती है। बी बता रहे हैं कैग, अरे कैग की तो नियुक्ति करता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो आपका है महान्यायवादी, इसकी नियुक्ति वारंट जारी करके नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैग क्या होता है उस पर बात की हम लोगों ने।
कौन बन सकता है उस पर बात की। अब देखिए कैग बना दिया, कैग के कार्य क्या उसको बाद में देखेंगे, उससे पहले कैग को शपथ कौन दिलाएगा उसकी बात करते हैं। ओथ, शपथ, हेडिंग लगाइए, शपथ या ओथ, इनको शपथ कौन दिलाता है। ये भी बात कहां लिखी है, 148, ठीक है। इस 148 में शपथ का उल्लेख जो है वो है, लेकिन शपथ जो लेंगे, देखिए इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, और अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा कोई व्यक्ति जो नियुक्त किया जाएगा वो शपथ दिलाएगा। किस चीज की शपथ लेते हैं, तो देखिए संविधान की अनुसूची 3, आप जानते हैं अनुसूची 3 में शपथ का प्रावधान जो है, अनुसूची 3 की धारा 4, अनुसूचित 3 की धारा 4 के तहत ये संविधान के प्रति निष्ठा और कर्तव्य की शपथ लेते हैं, और शपथ कौन दिलाएगा, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये इनकी शपथ के बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अगली हेडिंग, इनका कार्यकाल क्या होगा बताए। सीएजी का, वीरेश कुमार जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मोनिका द्विवेदी जी सर, कार्यकाल बताएं जरा, सीएजी का कार्यकाल क्या होता है। गौरव मिश्रा 1 नंबर, सभी लोग क्लास में आए, बहुत अच्छा लग रहा है, और इसको शेयर भी करते रहे। 6 ईयर ठाकुर सनी सिंह चौहान, 6 ईयर, बिल्कुल 6 ईयर। देखिए 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, और उसमें एक बात और भी लिखी है, क्या लिखी है, जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो। मुकेश कुमार कह रहे हैं 6 या 65, क्या मतलब है इस 6 या 65 का। रामसूत 6 ईयर, बहुत सही। कपिल वर्मा गुड मॉर्निंग सर, सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए 6 या 65 वर्ष की उम्र, सब इंस्पेक्टर वाले ध्यान दें जरा, जिनका जो एसआई के लिए आगे आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इस 6 वर्ष और 65 वर्ष का मतलब यह हुआ, अगर कोई व्यक्ति 54 वर्ष की उम्र में कैग बनाया जाता है तो वो 60 वर्ष पे रिटायर होगा, और अगर कोई व्यक्ति मान के चलो 62 ईयर पे कैग बनता है तो अब 6 वर्ष नहीं जोड़े जाएंगे, इस चीज को ध्यान रखना। अब ये 65 ईयर की जैसे इसकी एज होगी, ठीक है, तो ये कैग के पद से हट जाएगा। इसका मतलब ये होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। उसके बाद एक लाइन लिखी होती है, पदामुक्ति जो होती है, हेडिंग लाते हैं, पदामुक्ति देखते हैं। आज आपको कुछ ऐसे मामले बताएंगे, पदामुक्ति आर्टिकल 148 बेस के तहत ये पदामुक्ति जो होगी वो आपने पढ़ा है, और शायद सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने बात की थी ऑफलाइन में, तो आपको बताया था कि आर्टिकल 124 सब क्लास 4, मतलब अनुच्छेद जिनको याद नहीं होते देख लो, यहां से ऐसे याद किए जाते हैं, जोड़ जोड़ के पढ़ो पॉलिटी को और करंट से पढ़ो। 124(4) सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का हटाया जाना, बिल्कुल एससी के न्यायाधीश की तरह। दुर्गेश पांडे गुड मॉर्निंग। बिल्कुल पहली क्लास है दिवाकर वर्मा, और अब हम आप मिलते रहेंगे, ठीक है, रेगुलर बेस पे।
विकास प्रजापति, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। सलीम मंसूरी, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। आर्टिकल 149 में कैग के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किया गया। पूजा चौधरी आते हैं कैग के कार्यों पर भी, उस पर बात करेंगे। ठीक है, 149 में संक्षिप्त किया गया, 1971 में क्या हुआ सब बताएंगे। 124(4) के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तरह इनको पद से हटाया जाएगा। और इस बात को ध्यान रखना, कुछ लोग कह देते हैं कि महाभियोग प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा, तो 124(4) में ही ये बात नहीं लिखी है, इम्पीचमेंट जैसा वर्ड वहां पे नहीं लिखा है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा, मान लीजिए अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाता है तो उसके 100 सदस्य होने चाहिए जो अनुमोदन दे, और अगर राज्यसभा में लाया जाता है तो 50 सदस्य। ठीक है, प्रस्ताव दोनों सदनों से पास होगा और तब जाके इनको हटाया जाता है। हटाने के 2 आधार होते हैं, पहला साबित कदाचार और दूसरा अक्षमता। ठीक है, शुभ प्रभात निशांत सिंह जी। कदाचार या कार्य करने में असमर्थ होने पर संसद के दोनों सदनों के समावेदन से हटाया जा सकता है। बिल्कुल शिवम वर्मा बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, ये होता है पदामुक्त। अब थोड़ा आपको कुछ फैक्ट दिखाते हैं, अब पढ़ते होंगे कोयला आवंटन घोटाला क्या हुआ, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला क्या हुआ, जो अभी पूजा चौधरी कह रही थी कार्य के लिए मैं। ठीक है, उस पे आते हैं। ठीक है, जब ये नियुक्ति होती है इस पे थोड़ा बवाल हो चुका है, उस पे भी बात करते हैं। ठीक है, देखिए नियुक्ति पर विवाद, क्या है विवाद? एक मामला सुना है आप लोगों ने, अगस्ता वेस्टलैंड मामला। अगस्ता वेस्टलैंड मामला 2011-13 में हाईलाइट हुआ था। ये जो मामला है ये विमानों की खरीद से संबंधित है। 3600 करोड़ का इटली की सरकार के साथ विमानों की खरीद से एक समझौता हुआ, और उस समय भारत के जो कैग थे, भारत के 13वें कैग का नाम बताए जरा। भारत के 13वें कैग का नाम बताए। बिल्कुल रखवाता, अभी पीएससी पे भी बात करते हैं। पहले भारत के 13वें कैग का नाम बताए। चलिए, आरबीआई के जो गवर्नर है उनका नाम सुना है? 13वें कैग राजीव महर्षि रहे हैं। ठीक है, और अगस्ता वेस्टलैंड मामले के समय एक कैग थे, उनका नाम था शक्तिकांत दास। नाम सुना है आप लोगों ने, खूब ढंग से जानते हैं शक्तिकांत दास को। ये शक्तिकांत दास जो थे उसमें कैग थे जब ये मामला चर्चा में आया। ये 2011-12 की बात है। और चर्चा में कैसे आया, तो इटली के, कहते नहीं आकाशवाणी, तो इटली के एक रेडियो चैनल से पहली बार इस बात को बताया गया कि ये जो 3600 करोड़ का मामला है इसमें 360 करोड़ का घपला हुआ है। ठीक है, तो 360 करोड़ के घपले के लिए शक्तिकांत दास जो थे उसमें कैग थे। अब कैग है तो जांच कौन करेगा? शक्तिकांत दास। तो कहा गया कि शक्तिकांत दास जो है वो इस जांच को नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि समझौता जो था वो रक्षा विभाग का था, रक्षा मंत्रालय का, और उस समय ये रक्षा विभाग में सचिव के पद पे रह चुके थे। और जब रक्षा विभाग में सचिव के पद पे रह चुके हैं आप, और आप ही जांच करेंगे इसकी, तो ये प्राकृतिक सिद्धांतों के खिलाफ है। तो कैग की नियुक्ति पे भी बहुत बार बवाल हो चुका है। और जाने माने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है, नाम है एल.के. आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी बहुत ही बुजुर्ग नेता है। अच्छा,
राजीव महासी, बिल्कुल दुर्गेश पांडे जी आप भी कृपया। ठीक है, एल.के. आडवाणी, इन्होंने कहा कि जो कैग है इसकी नियुक्ति कॉलेजियम से हो। कॉलेजियम की बात की, और कॉलेजियम आप लोग जानते हैं एक ऐसा समूह होता है जिसमें आप भारत के प्रधानमंत्री को रख सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा से किसी को रख सकते हैं। ठीक है, तो कॉलेजियम जो व्यवस्था है उससे हो, इस बात को नहीं माना गया है और मजाक के बीएम में बोल रहे हैं। ठीक है, बात को बाहर नहीं कहना है, सिर्फ मजाक में रखना है। आजकल आडवाणी और आकाशवाणी दोनों की नहीं सुनी जा रही है। ठीक है, हाँ, आडवाणी और आकाशवाणी दोनों नहीं सुनी जा रही, सिर्फ मजाक के बीएम में, आगे नहीं कहेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए, जब आप 124(4) के तहत कैग अपने पद से हट जाता है, और कैग को पद से हटने के बाद एक लाइन लिखी गई है कि पदामुक्ति के बाद जब ये पद से हट जाएंगे, ये किसी भी तरीके का सरकारी पद जो है वो धारण नहीं कर सकते, सरकारी पद धारण नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए, भारत के 7वें कैग थे, जो मैंने आपको शुरुआत में बात बोली थी, नाम था टी.एन. चतुर्वेदी। टी.एन. चतुर्वेदी भारत के 7वें कैग, यानी त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी 1984 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रहे हैं, और ये वही टी.एन. चतुर्वेदी हैं जिन्होंने बोफोर्स तोप घोटाला खोला था। बोफोर्स तोप घोटाला इन्हीं ने खोला था। ये टी.एन. चतुर्वेदी एक राज्य के, एक या दो राज्य के, ठीक है, कर्नाटक के राज्यपाल नियुक्त हुए, कर्नाटक के राज्यपाल नियुक्त हुए, और केरल के राज्यपाल का इनके पास भी पद रहा है, अतिरिक्त जो पद मिलता है वो इनके पास रहा है। अब जरा ये बताएं, अभी आपने पढ़ा कि ये कोई सरकारी पद धारण नहीं कर सकते, और अब तो ये 2 राज्यों के राज्यपाल बन गए, क्या मतलब हुआ इसका? अखंड प्रताप सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। बताएं, अगर कैग सरकारी पद धारण नहीं कर सकता तो ये राज्यपाल कैसे बन गए? मैंने आपको बहुत ढंग से पढ़ा रखा है ऑफलाइन क्लासेस में। राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, और राज्यों के राज्यपाल हो गया, केंद्र या राज्य सरकार में मंत्री का पद हो गया, ये लाभ के पद में नहीं आते, और जब लाभ के पद में नहीं आते हैं तो राज्यपाल जो है वो भी लाभ के पद में नहीं आता है, इसलिए इनको बनाया गया। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो जरा बताएं आप लोग, कमेंट करके बताएं, यहां तक क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग आकाश कुमार, कोई डाउट हो यहां तक, शुरुआत से लेके चले वहां तक आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल प्रशांत सिंह, ये लाभ के पद में नहीं आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नियुक्ति हो गई, पद से मुक्ति हो गई, शपथ भी दिला चुके हैं, अब इनकी सेवा शर्तें देखते हैं। देखिए, जब हम लोग डीपीएसपी पढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया था कि 41, 42 और 43 ये ऐसे आर्टिकल हैं जिनको आप फ्लो में पढ़ लीजिए, आर्टिकल याद नहीं होते तो ऐसे याद किए जाते हैं।
वैसे ही इसको आप क्रम से ऐसे लगाइए, जब इनको नियुक्ति हो गई, पदामुक्ति भी दिला रहे हैं। अब देखिए नियुक्ति और पदामुक्ति का चूंकि एक जैसी चीजें होती है तो साथ में पढ़ा देते हैं। अब इनको वेतन कितना मिलेगा उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो सेवा शर्तें, सेवा शर्तों की बात करें तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके समान इनको वेतन मिलता है। और जो 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आई 2018 में, 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट 2018 में आई, उसके तहत इनको 2,50,000 रुपए का वेतन मिलता है। इनको वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, जो भारित व्यय पे आधारित होता है। भारित व्यय का मतलब होता है इस पे मतदान नहीं किया जा सकता है संसद में, ठीक है। तो ये इनको वेतन होता है और ये इनकी सेवा शर्तें। और इन सेवा शर्तों को पढ़ना है तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप डालना कैग की सेवा शर्तें अधिनियम 1971, ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कार्य। इनके कार्यों का उल्लेख संविधान का जो आर्टिकल 149 है उसमें किया गया है। देखिए जो अभी एक कमेंट भी आया था कि इनके कार्यों का उल्लेख 149 आर्टिकल में किया गया है। देखिए 149 में इनके कार्यों का उल्लेख जो है वो संक्षिप्त तरीके से, बहुत संक्षिप्त है। और विस्तृत इसका जो उल्लेख है वो मैंने आपको बताया कैग की सेवा शर्तें अधिनियम 1971 में है, ठीक है। भारत का महालेखा परीक्षक दो काम जो काम होता है उससे पहले दो बातें देखिए। एक काम है अकाउंटिंग, देखिए ये सबसे खराब वाली राइटिंग है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। गुड मॉर्निंग अमीर किशन मिश्रा। एक अकाउंटिंग का और एक काम होता है ऑडिटिंग का, ठीक है। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का काम होता है हिंदी में बात करें तो लेखांकन और लेखा परीक्षण, ठीक है। लेखांकन और लेखा परीक्षण, क्या दोनों काम एक ही है? बताएं जरा। मोनिका द्विवेदी, नाइस सर। क्या दोनों काम एक ही है? देखिए लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों में बहुत अंतर है। लेखांकन का मतलब हुआ जो संचित निधि से आपने पैसा खर्च किया, मान के चलिए आपको, मैं आप पे बोल रहा हूं, ठीक है, आपको मम्मी ने 200 रुपए दिए, ठीक है, 200 रुपए दिए और कहा कि जाइए मार्केट से कुछ आर्टिकल कुछ सामान खरीद के लाइए, और आपने 200 रुपए क्या हुए वो खर्च कर दिए मार्केट में आके, ठीक है। आपने कहीं भी खर्च किए हो, आए तो थे आप एक कुछ भी लेने आए थे और पता चला रास्ते में कॉल वॉल आ गई तो आपने एक रिचार्ज भी खुद का करवा लिया, ठीक है। तो 200 रुपए आपने खर्च किए और मम्मी को आपने जाके बता दिया, ये लिस्ट दे दी आपने कि मम्मी ये पैसा यहां यहां खर्च हुआ, इसका मतलब ये हुआ है लेखांकन, ठीक है। संचित निधि से पैसा निकाला गया, कहां कहां खर्च किया ये। अब मम्मी का काम क्या है कि क्या पैसा सही खर्च हुआ कि नहीं खर्च हुआ, उस पर पूछेंगे। तो इसलिए लेखांकन संचित निधि से पैसा निकाला गया, कहां खर्च हुआ ये, और लेखा परीक्षण का कार्य है जो पैसा लिया गया था, जो पैसा लिया गया था और जिस कार्य के लिए लिया गया था क्या उसे कार्य में लगाया गया। यानी अगर मनरेगा के लिए पैसा लिया गया है तो क्या वाकई में मनरेगा के काम में लगाया गया, और काम में लगाते समय एक बात ध्यान रखना, क्या नित्य वेतन का प्रयोग किया गया, यानी बहुत जितना हो सके उतना कम खर्च किया जाए, क्या किया गया। कटौती जो होती है
क्या ऐसा किया गया? तो लेखा परीक्षण और लेखांकन दोनों का कार्य अलग है, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों अलग है। ठीक है, बात करते हैं इसके कार्य पे, क्या होता है कार्य। देखिए 1950 से लेके 1976 तक कैग जो था वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का कार्य करता था। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का कार्य 1950 से 1976 तक करता था। 1976 से दोनों को अलग कर दिया गया अब, और एक नया पद जो सृजित किया गया जिसपे बात भी करनी है, सीजीए। ठीक है, तो 1976 से अलग किया गया। हुआ क्या जरा देखना। देखिए अगर मैं किसी पद पे बैठा हूं और मैंने पैसा खर्च किया और बाद में मैं ही बताऊं उसकी जांच करके कि मैंने पैसा कहां कहां खर्च किया, तो क्या पारदर्शिता होगी उसमें? परियोजना या उत्पाद का मूल्यांकन करना, बिल्कुल आते हैं उत्पाद और परियोजना पे। ठीक है, ट्रिपल बी पे जाएंगे वहां पे। तो देखिए जब ये हुआ तो 1976 में डिमांड की गई कि लेखांकन का कार्य और लेखा परीक्षण का कार्य दोनों अलग कर दिए जाए, और तब से एक नया पद सृजित हुआ, कौन सा? सीजीए। तो 1950 से, और देखिए जैसे ये डिमांड हुई कि इन पदों को अलग किया जाए तो राज्य सरकार जो थी, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कहा मेरे बस का इतना नहीं है, मेरे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मेरे पास इतना इक्विपमेंट नहीं है कि मैं दो दो पद बना सकूं और दोनों को अलग अलग, ठीक है, सुविधाएं दे सके। तो राज्य सरकारों के लिए 1950 से, और आज तारीख कितनी है? 8 अक्टूबर। ठीक है, 8 अक्टूबर 2020। 1950 से आज की तारीख तक राज्य सरकारें राज्य सरकारों के लिए कैग जो है वो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, लेखांकन और लेखा परीक्षक दोनों का कार्य करता है। लेकिन केंद्र सरकार के लिए 1976 से ये सिर्फ लेखा परीक्षण का कार्य करता है, लेखांकन का कार्य सीजीए करता है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सीजीए करता है, सीजीए करता है। बिल्कुल सत्येंद्र वर्मा सीजीए करता है, आते हैं आपको सीजीए भी बताते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सीजीए को भी, यहीं पे बता देते हैं आपको। सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स, सीजीए का पद बना 1976 में। और ध्यान रखना जिन लोगों को 11 को अगर पीसीएस देने जा रहे हैं, 2019 के पीसीएस प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि कैग का पद जो है, कैग का पद और सीजीए का पद दोनों को, लेखांकन या लेखा परीक्षण का पद दोनों अलग अलग कब हुए? तो ये 1976 की बात है, 2019 पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम, सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, उसको भी ध्यान रखना है। सीजीए देखिए संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, लेकिन बेस जो है वो 150 आर्टिकल जो है वो हो सकता है। इसका आधार जरूर अनुच्छेद 150 हो सकता है, संविधान में उल्लेख नहीं है। इसका जो पद बना है वो वित्त मंत्रालय, जो भारत का वित्त मंत्रालय है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो हमारी है, ठीक है, उसके तहत सृजित किया गया है। और वर्तमान में रेलवे वाले ध्यान दे जरा, बिल्कुल बिल्कुल शिवम राजवंशी बहुत अच्छे। वर्तमान में सीजीए कौन है जरा बताएं? ठीक, देखिए 2 मिनट के लिए आपसे उत्कर्ष सर आपके लाइव होके और रूबरू होने आ रहे हैं। ठीक है, तो आप जरा ज्वाइन करें हमने।
देखिए चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। उसका सर ने आपको जो बताया सही बताया। देखिए आप, मैं जो बोलता हूं छोटी सी बात है, मेरा मतलब रहता है आप जुगनू की तरह चमकिए। जुगनू क्या करता है? अंधेरे में प्रकाश करता है। आप पावर हाउस बिल्कुल मत बनिए, और पावर हाउस बनने में घाटा होता है, ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो आप जुगनू बनिए, अंधेरे में चमकिए, पावर हाउस बनने में। समझते हैं? आगे बाद में बात करते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आते हैं। हम लोग बात कर रहे थे सीजीए के पद की। वर्तमान में रेलवे जिनका एग्जाम लगा है, अगला जिनका जेल वार्डन का एग्जाम लगा है, वो ध्यान रखें। भारत की 24वीं सीजीए का पद बना है, वो सौम्या राय बर्मन वर्तमान में है। ठीक है, इस पे हम लोगों ने बात की थी। उसके आगे बात करते हैं इनके कार्यों में। आर्टिकल 150 48 देख लिया हम लोगों ने, 149 देख लिया, 150 कहता है कि जो कैग है वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा, और कैग ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के पटल पे रखवाता है। ठीक है, संसद के पटल पे इस रिपोर्ट को रखवाता है। ठीक है, जरा इसको सही कर ले, सॉरी 151, और सॉरी देखिए 150, क्षमा जाएंगे थोड़ा। 150 जो कहता है वो ये कहता है कि जो सरकार है इसके जो खाते हैं, उन खातों का लेखा जोखा क्या होगा, इन खातों का लेखा जोखा क्या होगा, वो 150 के तहत कैग जो होता है वो अपनी अनुशंसा देता है किसको? भारत के राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, और उस हिसाब से भारत सरकार के बनाए जाते हैं खाते। 151 कैग ने पूरे साल की रिपोर्ट तैयार की, कुछ प्रमुख मामले रिपोर्ट तैयार की, रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को दी, और राष्ट्रपति उसको कहां रखाएंगे? संसद के पटल पे। 150 हो गया, 151 हो गया, रिपोर्ट रख गई पटल पे। अब किसी ने मुझसे कहा, एक क्वेश्चन आया था एसएससी का एग्जाम था, उसमें निम्नलिखित में कौन सी संस्था है या निम्नलिखित में ऐसी कौन सी समिति है जिसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का फ्रेंड्स, फिलोसफर एंड गाइडर कहा जाता है? मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। बात करते हैं हेडिंग, देखिए कैग और पीएससी, सीएजी और पीएससी। आपको पीएससी में भेजेंगे। ठीक है, कुछ लोग इसमें लाइव में होंगे जो वर्तमान में पीएससी में है, कुछ कांस्टेबल्स हैं, कुछ एसआई भी है। ठीक है, तो पीएससी और कैग में क्या अंतर? पीएससी का मतलब है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, और कैग तो आपको मालूम है। देखिए ये जो कैग रिपोर्ट देता है, आसान शब्दों में समझिए, ये जो कैग रिपोर्ट देता है वो रिपोर्ट थोड़ी तकनीकी रूप से कठोर होती है, थोड़ी टेक्निकल होती है। कैग ने रिपोर्ट दी किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ने कहा रखा है? संसद में। रिपोर्ट जो थी वो थोड़ी टेक्निकल टाइप की थी, उसको सरल बनाने का कार्य है वो कौन करेगा? पीएससी करेगा। ठीक है, लोक लेखा समिति इसको सरल बनाएगी, और सरल बनाने के लिए पीएससी कभी भी कैग को बुला सकती है कि ये जो आपने बात लिखी है, ये जो आपने यहाँ पे एक कोई मैप बना दिया, कोई परियोजना थी उसके बारे में, आपने कोई ग्राफिक्स बनाया, वहां पे आपने कुछ उसमें कोई पिक ऐड की है, तो मेरे समझ में नहीं आ रही, तो ये बताने के लिए वहां जाएगा। तो इसलिए क्या होगा कि पीएससी और कैग दोनों में बहुत ही क्लोज रिश्ता है, और क्लोज रिश्ता होने के कारण इसे फ्रेंड, फिलोसफर और गाइडर बोलते हैं, मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक। ठीक है, ये दोनों में बहुत ही संबंध है। पीएससी के बारे में बता दे, 1-2 नंबर में आ जाता है। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, और 22 सदस्यों में 15 आपके लोकसभा से और 7 आपके राज्यसभा से। ठीक है, पूछ लेता है कभी कभी कि किसमें कितने सदस्य है, कौन सी कमेटी है, और ये एक वित्तीय समिति होती है, इसको ध्यान रखना। आजकल ऐसे भी क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो इसको ध्यान रखना, ये वित्तीय समिति है। ठीक है, तो ये लोक लेखा समिति और कैग में संबंध होता है। यहां तक बात समझ में आई?
बिल्कुल पीएससी करता है। क्या क्लास चल रही है, आज मजा ही आ गया। चलो सभी लोग गोविंद चैट सभी लोग करें। धन्यवाद आप सभी का। धीरेन्द्र पाल, देवेंद्र पाल, ठीक है। ये पीएससी और कैग में संबंध हो गया। उसके आगे बात करते हैं कैग और न्यायपालिका में क्या संबंध है, ठीक है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल देखिए न्यायपालिका और कैग में जो रिलेशन है वो देखो दोनों का काम अलग है। कैग ने अगर कोई रिपोर्ट दी, इस रिपोर्ट के आधार पे आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। और ना ही आप इसके तहत, इस रिपोर्ट के तहत कैग को ये अधिकार नहीं है कि किसी को जेल करवा दे। लेकिन एक ऑप्शन खुला है, कैग की रिपोर्ट के खिलाफ जो भी है उस पर आप पीआईएल दायर कर सकते हैं, ठीक है। पीआईएल जानते हैं आप, 18 पीसीएस, एक क्वेश्चन भी आया था पीएन भगवती पे, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल, कभी बात करेंगे जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे उस समय, ठीक है। पीआईएल, तो पीआईएल दायर कर सकते हैं। और जितने भी घोटाले हुए आपका 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला आवंटन घोटाला, इन सभी में पीआईएल के द्वारा ही बाद में खुलासा हुआ। ये न्यायपालिका और कैग में संबंध होता है। आगे देखिए, वेरी नाइस क्लास सर जी, आकाश तिवारी लगे रहो, धन्यवाद। धीरेन्द्र प्रताप सिंह यादव, अखिलेश कुमार, नाइस क्लास सर जी। सभी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग लाइव आए। और आप आकाश तिवारी तो ठीक है, सभी लोग क्लास को शेयर कर दे एक बार जरा। और अगर आपका जो शेयरिंग है उसी के तहत हम लोग एक फिर नए टॉपिक पे आएंगे बहुत ही जल्दी, 1-2 दिन में। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, प्रिया सिंह राज, धन्यवाद। ठीक है, अब देखिए जरा थोड़ा 1-2 बातें और देखते हैं, उसके बाद कैग पे जो ये हमारा टॉपिक है। देखिए एक कैग रह चुके हैं, उनका नाम है विनोद राय, ये 11वें कैग थे शायद, विनोद राय। विनोद राय ने कहा देखिए कैग जो है वो जो निजी क्षेत्र है, ठीक है, इस निजी क्षेत्र की लेखांकन का कार्य या लेखा परीक्षण का कार्य कैग नहीं करता है। विनोद राय ने सुझाव दिया कि जो ट्रिपल पी आधार पे जितने भी काम होते हैं, ट्रिपल पी की जरा फुल फॉर्म बताए आप लोग। सर जी स्टार्ट से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल भैया स्टार्ट से ये क्लास चल रही है। कैग का आज हम लोग टॉपिक खत्म करेंगे, जनता को अदालत द्वारा दिया गया अधिकार। अच्छा बिल्कुल, मुकेश कुमार सौम्या, वेरी इंटरेस्टिंग सर, आपके पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है, धन्यवाद। सुधाकर सिंह, नाइस क्लास। बताए जरा ट्रिपल पी की फुल फॉर्म बताए। अब ये कोई नहीं बोलेगा कि परचेजिंग पावर प्योरिटी, ठीक है, वो क्रय शक्ति क्षमता, वो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। यहाँ है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी भागीदारी जो है उससे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो विनोद राय ने कहा इसके तहत जितनी भी परियोजनाएं होती है उनकी जांच जो है वो कैग को करनी चाहिए। ये थोड़ा निगम जो है और जो कैग है उसके बीच संबंध है। कुछ लोगों का सुझाव है, इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग, पहले ये एक सदस्यीय था, 1989 से इसको बहुसदस्यीय बनाया गया। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर कैग बहुसदस्यीय होगा तो मुझे लगता है बहुत जल्दी काम होगा, रिपोर्ट जल्दी आएगी। और उसके भी एक रिपोर्ट आई है, इतना सारा एक क्लास में खत्म करना मेरे लिए मुश्किल पड़ रहा है, ठीक है, तो क्लास को थोड़ा जल्दी में कर रहे हैं। देखिए 2018 और 19 की जो रिपोर्ट है, अभी तक कैग ने मात्र 42 रिपोर्ट दी है। और यही अगर 2014 में बढ़ते हैं तो ये रिपोर्टों की संख्या थी लगभग में 214। तो आप देख रहे हैं कैग कितना कम काम कर पा रहा है इस समय। तो इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि कैग को बहुसदस्यीय बनाया जाए, जिससे पारदर्शिता आएगी और इन पे जो राजनीतिक प्रभाव रहता है वो भी कम हो जाएगा जब ज्यादा लोग होंगे, ठीक है। तो ये बहुसदस्यीय की मांग हो रही है, लेकिन मेरा मानना है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इनका एक काम खाली क्या है, लेखा परीक्षण करना, ठीक है, उस पे ये हुआ। आगे देखिए
कैग की आलोचना क्या होती है? एक योजना है, इसको हालांकि योजना का है तो रिपोर्ट एप्पल वाई योजना। एप्पल वाई योजना पे 2 रिपोर्ट आई थी, 1953 और 1956। ठीक है, 1953 और 56 में इनकी रिपोर्ट आई। बता देते हैं आपको दोनों रिपोर्ट के बारे में। एक रिपोर्ट जो इनकी थी उसका नाम था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, और दूसरी रिपोर्ट जो थी द री एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है, आप लोग सर्च कर सकते हैं, गूगल पे जाके मिल जाएगी दोनों। इनकी रिपोर्ट आई, इन्होंने कहा देखिए कैग जो है उसका कोई खासा कार्य नहीं है, और मेरे हिसाब से अगर किसी विभाग का पदाधिकारी अगर अपने विभाग का लेखांकन करेगा तो कैग से ज्यादा अच्छे से वो कर सकता है। दूसरी बात इन्होंने कही कि प्रशासन और कैग जो है, ठीक है, इसमें थोड़ा कार्यकुशलता का अभाव रहता है। देखिए संसद में क्या होगा, कार्यपालिका कह रही है कि कैग जो है वो हमारे कामों में हस्तक्षेप कर रहा है, और कैग कह रहा है कि ऐसा नहीं, संसद मेरे कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है। ठीक है, तो एप्पल वाई योजना के तहत ये कहा गया कि जो कैग है, आलोचना की गई कि इनके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, और जो 1971 का एक्ट है इसमें संशोधन की बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इस पे बात ये होता है। अब जरा आते हैं करंट पे, आखिर हम लोग आए क्यों कैग पढ़ने? ठीक है, कैग क्यों पढ़ने आए, उसका जो बेस था वो ये था, थोड़ा कॉन्सेप्ट में बात की मैंने, कुछ जल्दी कर दिया इसलिए क्योंकि 1 घंटे में ये सारा कुछ आपको बताना है, इसलिए ऐसा है। ठीक है, हम लोग ऑफलाइन में मिलते हैं तो फिर आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कैग भी 2 दिन चलता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। बस खत्म है, 10 मिनट, 5 मिनट दे दीजिए। देखिए 23 सितंबर 2020 संसद के पटल पे कैग की आई रिपोर्ट, और रिपोर्ट 2 चीजों से संबंधित है। पहला राफेल डील से, और दूसरी विद्यालयों में शौचालय निर्माण से। ठीक, राफेल डील की जो मामला है उस पर पहले बात करते हैं, इसको बाद में देखते हैं। देखिए इसमें कहा गया कि जो कंपनियां हैं वो जो ऑफसेट समझौता करती हैं, इस ऑफसेट समझौता को पूरा नहीं करती है। और जो लोग लाइव देख रहे हैं, जैसे आकाश बोल रहे हैं, सर प्लीज मेरा नाम ले लो। आकाश पाल जी, आप ही बताएं, आपका नाम आ गया है, मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया भी है। एक बार आपको बताया था, शायद रेलवे का ही वो बैच था आपका, पोंजी स्कीम के बारे में। इकोनॉमिक्स में आपका सेट पेपर शायद सॉल्व करा रहे थे, तो पोंजी स्कीम आपको बताई थी। ग्राहकों को लुभावनापन देना वो होता है, ऑफसेट थोड़ा उससे हटके है लेकिन कुछ मिलता जुलता है। देखिए ऑफसेट वो समझौता होता है जैसे सरकार क्या करती है, सरकार ने कोई निविदा निकाली, और निविदा किससे संबंधित थी, मान के चलो रक्षा विभाग से। सेना ने कहा हमको स्पेशल टाइप के होवित्जर तोपे चाहिए, या आपको राफेल चाहिए, इस पे आते हैं। ठीक है, तो ये जो निविदा थी, निविदा में बोली लगाई गई। वैसे तो बोली जो सबसे कम लगाता है उसको दिया जाता है ये कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन हम लोगों ने जो फ्रांस की दसाल्ट कंपनी है जिससे हम लोग राफेल ले रहे हैं, उस कंपनी को दिया, और वो भी ज्यादा दिया। ठीक है, 100 की चीज थी, हम लोगों ने उसको 110 में दे दिया। इसलिए जानते क्यों? क्योंकि 2005 से हम लोगों ने अपना एक नियम बना रखा है कि अगर 300 करोड़ रुपए से अधिक का कोई भी समझौता किसी भी देश से हम करते हैं, तो वो जो कंपनी हमसे समझौता कर रही है वो कुल पूंजी का 30% हमारे भारत में खर्च करेगा। हमने ये समझौता कर रखा है। क्या करेगा? या तो मान के चलो राफेल है, देखिए बात क्या है, राफेल जो है इसमें जो इंजन लगा है वो अमेरिकन कंपनी का है, और हम लोग चाहते हैं
डीआरडीओ ये चाहता है कि जो राफेल है उसका नाम, उसके लिए इंजन जो है उसका नाम सुझाया गया, करंट वाले ध्यान रखिए, हम लोग कावेरी नाम का इंजन बनाना चाहते हैं राफेल के लिए। ठीक है, ये करंट की क्लास को ध्यान रखें जरा, जिन लोगों का अगला एग्जाम लगा है। कावेरी नाम का हम लोग इंजन बनाना चाहते हैं राफेल के लिए। दसाल्ट से जो समझौता हुआ था, दसाल्ट ने क्या किया, दसाल्ट ने हमसे कहा था ठीक है, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपको टेक्नोलॉजी देंगे, किसको, डीआरडीओ को। और अभी तक इन्होंने अपनी बात को पूरा नहीं किया है, इसलिए ये ऑफसेट समझौता आजकल चर्चा में है, इसलिए ये राफेल विमान चर्चा में है, और इसलिए कैग की रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। राधे यादव नेम लेने से क्या हो जाएगा? अतुल गुप्ता, आप सभी का धन्यवाद, जितने लोग भी क्लास में आए हैं, आप लोग ऐसे ही आते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए। बहुत जल्दी हम लोग 15 तारीख से मिलने वाले हैं ऑफलाइन क्लासेस में। और अभी जो आप कह रहे हो ना, नाम ले लीजिए, फिर आप कहते हो सर ये बता दीजिए, अभी आपका क्वेश्चन अच्छे अच्छे जो आते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मिलते हैं ऑफलाइन में। चलिए इसमें बात करते हैं। अब शौचालय निर्माण की रिपोर्ट जो आई है उसको देखते हैं। ये दूसरी रिपोर्ट है कैग की। ये जो रिपोर्ट आई इसमें कहा गया है कि जो विद्यालय है उनमें जो 15 राज्यों में 2695 सरकारी विद्यालयों का खुद दौरा किया। जो भूतपूर्व कैग रह चुके हैं आपके राजीव मार्स जी 13वें कैग थे, वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें कैग है, जो 31 अक्टूबर 2019 को लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहे हैं जे.एंड.के के, आपके जम्मू कश्मीर के, और 9 महीने का इनका कार्यकाल रहा था। इसको ध्यान रखना करंट के से जोड़ के। इन 2695 स्कूलों में सर्वेक्षण किया, कैग की रिपोर्ट के तहत किया गया, और देखा गया कि ध्यान रखना और ज्यादा लाइव में कुछ बोल नहीं सकते हैं, 70% ऐसे शौचालय बने हैं जिनका मानक सही नहीं है, जिस मानक पे बनने चाहिए वो मानक सही नहीं है। 75% ऐसे स्कूल हैं जहां पानी की सुविधा नहीं है, शौचालय ऐसे हैं जहां पानी की सुविधा नहीं है। 75% ऐसे स्कूल है जहां बच्चों को, जो आप जानते हैं कि रोज हाथ धुलाने का जो काम हमारे सर गवर्नमेंट के तहत बहुत से काम किए जा रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, लेकिन वो सारी चीजें देखने को होती हैं, हम नहीं आ पाती है। दिखाया गया 75% स्कूल ऐसे हैं जहां पे हाथ धुलाने का जो काम है वो नियमित तरीके से नहीं हो रहा है। ये दोनों रिपोर्ट थी, इन दोनों रिपोर्ट को लेके कैग चर्चा में था, कैग को लेके हम लोग आए, और जो राफेल डील थी ये है। वैसे तो राफेल डील अगर पढ़ते तो हम लोग 1 घंटे पढ़ते रह जाते कि 2000 से शुरुआत हुई इसकी, ठीक है, जब यूपीए सरकार थी 2000 में तब इसकी डील हुई थी, और तब टोटल 116 राफेल लाने की बात हुई थी, और कहा गया था कि 108 भारत में बनेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी बातें थी। हम लोग बहुत जल्दी दूसरी क्लास में मिलेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं कैग में, ठीक है। आप लोग आए उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग बताएं जरा एक बार क्लास के बारे में, कैसी रही क्लास आज की। अनिल जी धन्यवाद। सभी लोग बताएं जरा आज की क्लास के बारे में। गुड मॉर्निंग। हमें आपके कमेंट का इंतजार है। धन्यवाद सर जी। बिल्कुल शिवम राजवंशी। हो गए हो गए। देखिए आप लोगों की तरफ, आप लोगों के लिए कुछ हम लेके आ रहे हैं स्पेशल, ठीक है। 2-3 चीजें हैं। पहला, जैसा कि आप लोग जानते हो रेलवे का जो बैच होगा, वैसे तो साइंस हम पढ़ाते हैं, और कुछ लोग कह भी रहे थे, कल एक मैसेज भी आया था कि सर साइंस आप देख लीजिए, साइंस आपको उत्कर्ष सर पढ़ाएंगे। और आप जानते हो, देखिए मैं स्पष्ट बोलता हूं, वो जो मेरा ग्रुप है उसमें आप कोई भी सब्जेक्ट किसी को भी दे दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ती है, ठीक है। हम लोग बोलते बहुत कम है, दिखावा बहुत कम करते हैं, और कहते नहीं कि नल को आप थोड़ा नीचे होके चलाओ, तो वैसे ही चलते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने गुण गाते रहे,
ना मैं कभी ये दिखाता हूँ क्या हुआ नहीं, वो कुछ नहीं। अपने आराम से चलो। ठीक है, साइंस आपको उत्कर्ष सर पढ़ाएंगे रेलवे के हर क्लास में। ठीक है, रेलवे, लेखपाल, पुलिस, जो भी हुआ, धाराएं आपके लिए बिल्कुल तैयार है। और कुछ बीच बीच में आपको वर्तमान में जो मेरे कुछ दादा लोग भी हैं, कुछ स्टूडेंट भी रहे हैं, अब एज में तो बड़े हैं लेकिन दादा ही बोल देते हैं, वो पद पे है वर्तमान में, कोई दरोगा है, कोई कुछ भी है। ठीक है, वो जो दरोगा लोग होंगे वो भी आपको बीच में धाराएं पढ़ाने आएंगे। ठीक है, वो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होगा। एसआई का बैच, क्वालिटी कहना नहीं है, हम ही पढ़ाएंगे। लेखपाल के बैच, एसआई के बैच, पुलिस के बैच जो भी है, उन दोनों की जीएस उत्कर्ष सर और मेरे द्वारा देखी जाएगी। ठीक है, और जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना होता है आप बता देते हैं कि सर हमको आज ये टॉपिक ही पढ़ना है, तो हम लोग वो टॉपिक भी लेके आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और करंट के लिए अभी स्पेशल टीचर्स की जो बात चल रही है उसमें आपने सत्यम सर को देखा है, थोड़ा पढ़ाते हैं। ठीक है, उनके द्वारा आपको बहुत कुछ दिया जाएगा। मैथ, विजार्ड ऑफ मैथ्स जिनको बोलते हैं, ऋषिपाल सर आपकी सेवा में उपस्थित है। रीजनिंग का नाम ही काफी है ना, कहते हैं कि रीजनिंग तो सिर्फ नाम ही काफी है, सौरभ त्रिपाठी। ठीक है, तो सारी फैकल्टी तैयार है और 15 से शायद हमारी आपकी बहुत अच्छी ढंग से मुलाकात होने वाली है। और मेरा मतलब यह है कि जो आप लोग हमें मैसेज करते हो पर्सनली कि सर कोचिंग कब खुलेगी, रामसू जी कह रहे हैं सुपर क्लास। देखिए रामसू जी का फोन मेरे पास इस लॉकडाउन में कम से कम 20 बार आया, और हर बार इनका यही रहा कि सर आपसे मिलना है, पढ़ना है हमको, हम अपनी लाइन चेंज कर रहे हैं, हम सिविल्स में जाना चाहते हैं। तो देखिए रामसूद जी, और रामसूद ही नहीं, ऐसे बहुत सी कॉल आई, इवन मुझे 2-3 बार स्टेटस डालना पड़ा कि मैं आपसे नहीं मिल पा रहा हूँ लॉकडाउन में। आज देखिए मैं आप सभी के घर तक आ गया हूँ। ठीक है, आप लोग जहां भी है, कोई ऑफिस में है, कोई कहीं भी है, और सभी लोग आपसे हम लोग मुखातिब हो रहे हैं। बहुत जल्दी ऑफलाइन क्लास में मिलने वाले हैं, तैयार रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट।